Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and today we are going to discuss about the benefits of advertising. एडवर्टाइजिंग के क्या बेनिफिट्स हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, एडवर्टाइजिंग एक ऐसा फैक्टर है जिसके डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं वेरियस पार्टीज़ को। मतलब बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिनको इसके बेनिफिट्स मिलते हैं, दे गेन द एडवांटेजेस फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग। अब जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई रिटेल शॉप है, या फिर अगर आपको सोसाइटी या कंज्यूमर से रिलेटेड एडवर्टीज़मेंट बनाना है, तो इनके डिफरेंट जो है एडवांटेजेस होते हैं डिफरेंट पार्टीज़ को। तो आज हम हमारे इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं कि बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या क्या है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, मैं पहले ये बता देती हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में मैंने यहाँ पे टोटल कुछ 5 बेनिफिट्स लिखे हैं, जिसके अंदर कुछ सब पॉइंटर्स हैं, सब बेनिफिट्स हैं जो हमें डिस्कस करना होगा डीपली। सो फर्स्टली बेसिकली ऊपर देख लेते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। सो फर्स्ट वी कैन से द बेनिफिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स को भी बेनिफिट्स होते हैं बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। कंज्यूमर्स आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस जस्ट बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। रिटेलर्स को भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, सेल्स पर्सन को भी होते हैं, एंड सोसाइटी को भी बेनिफिट्स मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट की वजह से। ठीक है, तो ये आपने देखा कि टोटल वी हैव 5 अदर टाइप्स ऑफ पार्टीज, दोज आर गेटिंग बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस फ्रॉम दी एडवर्टीजमेंट। ठीक है, बट एग्जाम में आगे क्योंकि हम देखेंगे ना ईच एंड एवरी पार्टी का विल हैव टू डिस्कस टोटल 8 to 7 पॉइंट और वी कैन से बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट के पॉइंटर्स हमको डिस्कस करने हैं। लेकिन इतना वास्ट क्वेश्चन अगर आप रिटन पेपर दे रहे हो तो नहीं आता है, तो हो सकता है कि इसमें आपको 2 या 3 का कॉम्बिनेशन पूछा जाए, जैसे कि एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग to the manufacturers or to the consumer, or it can be to the retailer, to the society, or it can be a manufacturer to the retailer. ओके, तो 2 या 3 का कॉम्बिनेशन करके आपको पूछा जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरर्स का क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हमें यहाँ देखना है मैन्युफैक्चरर्स को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, जस्ट वेट। चलिए, अब बेनिफिट्स मैन्युफैक्चरर को कौन कौन से मिल रहे हैं वो यहाँ पर देखना है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, गुड्स को जो प्रोड्यूस करते हैं, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर को कौन कौन से किस तरीके से या कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं वो गिन लेते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए, जब भी कोई भी मैन्युफैक्चर गुड्स को प्रोड्यूस करता है ना, तो प्रोड्यूस करने के बाद जब उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है, तो वो जो स्टेज होता है ना मार्केट में लॉन्च करने के लिए, वी पीपल आर यूजिंग एडवर्टीजमेंट, एंड वो जो स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन स्टेज। प्रोडक्ट के लिए वो होता है इंट्रोडक्शन स्टेज। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग क्या करता है? हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर को टू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन द मार्केट विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट। मतलब जैसे कि देखो, नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनको मार्केट में क्या किया जाता है? एडवर्टीज किया जाता है कि हम कस्टमर्स या हमारे टारगेट ऑडियंस को अवेयर कर सकें कि हमने ये न्यूली प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हमारे टारगेट ऑडियंस के माइंड में हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट कर पाते हैं। नाउ द सेकंड बेनिफिट्स टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ द एडवर्टीजमेंट इज मॉडिफाइज द एटीट्यूड। समटाइम क्या करता है ना, एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है हमारे जो ऑडियंस है ना उनका जो एटीट्यूड होता है उसको मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, अगर समझो कि मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका एडवर्स इफेक्ट है मेरी टारगेट ऑडियंस पे, मतलब कि उन्होंने यूज़ किया या फिर वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा, जितना बताया गया उतना यूज़फुल नहीं रहा, है ना। अब जैसे कि कॉमन एग्जाम्पल जो मैं हमेशा देते हुए आई हूँ, जैसे कि फेयर एंड लवली 7 days में गोरा निखार, लेकिन क्या आप 7 दिन यूज़ करने के बाद परमानेंटली या फिर अच्छी तरीके से गोरे हो जाते हैं? नहीं होते, है ना। ये हमको मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो इसकी वजह से एक बार यूज़ करने के बाद मैं
आई एम द टारगेट ऑडियंस ऑफ द फेयर एंड लवली कंपनी। तो यहाँ पे टारगेट ऑडियंस पे क्या होएगा, एडवर्स और नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के थ्रू मेरी टारगेट ऑडियंस के माइंड में मेरे प्रोडक्ट को लेके जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको मॉडिफाई कर सकती हूँ। अब मॉडिफाई कैसे करूँगी, अब मुझे फीडबैक मिला कि लोगों ने बोला कि ये क्या मैनिपुलेट किया जा रहा है, इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अभी फेयर एंड लवली कंपनी क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेगी और एडवर्टीजमेंट में जो ये गलत कंटेंट यूज़ किए गए दैट यू विल गेट दी फेयरनेस इन विद इन द 7 days, तो इसको हो सकता है कंटेंट को चेंज किया जाएगा या फिर प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन करके उसको फिर से पेश किया जाएगा ताकि पब्लिक का जो नेगेटिव एटीट्यूड है टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट वो क्या किया जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट किया जाए। सो दैट इज द मॉडिफाइज द एटीट्यूड ऑफ द टारगेट ऑडियंस एंड द पब्लिक। नाउ द थर्ड बेनिफिट्स इज बिल्ड इमेज। अब क्या होता है ना, एडवर्टीजमेंट कैन डेवलप द राइट इमेज फॉर द ब्रांड। किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का जो इमेज है वो एडवर्टीजमेंट की वजह से क्या किया जाता है, बिल्डअप किया जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि राइट इमेज बोल लो या गुडविल बोल लो, है ना। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली डेवलप्ड होता है जब यहाँ पर क्या करते हो, आप एडवर्टीज़ करते हो। और एडवर्टीजमेंट के लिए आप कौन सी पर्सनालिटी को यूज़ कर रहे हो, कौन सा ब्रांड एम्बेसडर यूज़ कर रहे हो, कौन से सेलिब्रिटीज़ को यूज़ कर रहे हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब जैसे कि कोई प्रोडक्ट है जिसका ऐड सलमान खान दे रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ प्रोडक्ट में कुछ तो होगा जिस वजह से सलमान खान इस ऐड को देने के लिए रेडी हो गया, या फिर अमिताभ बच्चन दे रहा है, शाहरुख खान दे रहा है, तो आपको उससे ही समझ में आता है कि मतलब ये एडवर्टीजमेंट की वजह से ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे ब्रांड के लिए जो है ना इमेज बिल्डअप हो जाती है। देन वी हैव बिल्ड्स लॉयल्टी। अब एडवर्टीजमेंट की वजह से क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है ब्रांड लॉयल्टी इन द माइंड ऑफ द टारगेट ऑडियंस। अब ब्रांड लॉयल्टी क्या होता है, मैं बोल सकती हूँ रिपीट परचेज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो रेकमेंड करते हैं द फ्रेंड्स, नेबर्स, कॉलिग्स को एंड रिलेटिव्स को, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रांड लॉयल्टी। जैसे कि अगर मैंने समझो कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है। अब मैंने जो भी जैसे कि ग्रीन टी का कॉम्पैक होता है, ग्रीन टी का कॉम्पैक आपने ख़रीद लिया, ठीक है, आपने उसको यूज़ किया, ये बहुत ही अच्छा लगा आपको, है ना। तो आप ब्रांड के टूवर्ड्स लॉयल हो गए क्योंकि आपने ये परसेप्शन रख ली कि नेक्स्ट टाइम से मैं इसी को यूज़ करूँगी बिकॉज इट सूट्स ऑन मी, ठीक है, ये मुझे सूट कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से आई विल डेफिनेटली परचेज इट अगेन, ठीक है। अब मैं दोबारा उसी प्रोडक्ट को परचेज करूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रांड लॉयल्टी। एंड उसके साथ साथ मैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे नेबर्स हैं, मेरे फैमिली में जो फीमेल मेंबर्स हैं, उनको भी मैं वही रेकमेंड करूँगी दैट यूज़ ग्रीन टी कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड की। एंड ब्रांड लॉयल्टी बिल्डअप करने में एडवर्टीजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन वी हैव मार्केट एक्सपेंशन। अब क्या होता है ना, एडवर्टीजमेंट के थ्रू यू कैन एक्सपांड योर मार्केट का जो एक्सपांशन होता है ना, अपना मार्केट एक्सपांड कर सकते हो। अब जैसे जैसे आपने एडवर्टीजमेंट किया, आप कौन कौन से एरियाज़ में एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे, कैसा होता है ना, टेलीविज़न पे हर पीपल कोई भी देख सकता है, तो आप जो जो टारगेट ऑडियंस को नहीं भी कैच कर पाते हो वो भी इजीली देख पाती है, तो इससे ऑटोमेटिकली आपका मार्केट एक्सपांड होता है, ठीक है। देन वी हैव कॉरपोरेट इमेज, ठीक है। एडवर्टाइजिंग की वजह से क्या होता है, कॉर्पोरेट इमेज बन जाती है फॉर द मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर है वो उसका कॉर्पोरेट इमेज डेवलप्ड होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। क्योंकि जैसे यहाँ पे कैसे भी कोई इंस्टीट्यूशन एडवर्टाइजिंग होती है, पब्लिक रिलेशंस होते हैं, एडवर्टाइजिंग की वजह से वो बिल्डअप होते हैं, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि इतना प्रोडक्शन जब आप कर रहे हो, यानी आपका अगर मार्केट में सर्वाइवल अच्छा स्टैंड रखते हो तो आप आपका प्रोडक्शन बढ़ाओगे। जब आपका प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो यहाँ पर आपको कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस कर सकते हैं आप। क्योंकि कैसा होता है ना, जब आप कोई प्रोडक्शन बल्क में करते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा नंबर्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या बल्क में कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। समझो कि अगर कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में 10 रुपये का आता है,
अब मैं उसको 1 बनाऊँ या 100 बिकता है दिन का तो सिर्फ 100 बनाऊँ पर डे, एंड 100 को मैं 10-10 रुपीज़ के हिसाब से बेच दूँ, है ना, तो यहाँ पे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है और ना ही मेरे कस्टमर को। हो सकता है कि हर कोई कस्टमर, जैसे कि बिस्किट ले लो, 5 वाले बिस्किट के लिए हर कोई कन्वीनियंट होता है, 10 के लिए भी होते हैं, बट बहुत रेयर होता है ऐसा मार्केट ऑडियंस जो 10 वाला खरीदता ही नहीं, 5 ही खरीदता है। तो अगर हो सकता है कि मैं 10 पे ही टिकी रहूँ और मेरे कॉम्पिटिटर्स बहुत है जो 5 में भी सेल करके आगे बढ़ सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब एक यूनिट का जो प्राइस है वो कम करना पड़ेगा। और वो मैं एक ही सिनारियो में कर सकती हूँ जब मैं उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करूँ, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एडवर्टीजमेंट की वजह से अ मैन्युफैक्चरर कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड कैन रिड्यूस द कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। देन वी हैव इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या होता है ना, ये फैसिलिटेट्स करता है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट की वजह से क्या होता है ना, हमारी सेल्स जनरेट होती है। अब जब सेल्स जनरेट होता है तो हमारा रेवेन्यू बनता है, प्रॉफिट मिलता है, वी गेट रेवेन्यू, है ना, एंड प्रॉफिट। एंड जो प्रॉफिट का जो पार्ट होता है ना, अ मैन्युफैक्चरर कैन बी यूटिलाइज द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्रॉफिट फॉर द R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब मैं R&D करने के लिए मेरा प्रॉफिट वाला पार्ट यूज़ कर सकती हूँ। अगर समझो 50,000 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, मैंने कॉस्ट लगा दिया, पूरा नंबर्स ऑफ यूनिट्स बनाया, 50,000 का मैंने बिस्किट्स प्रोड्यूस किया, एंड उसको बेचने के बाद इफ़ आई जनरेट द रेवेन्यू और द प्रॉफिट ऑफ ₹70,000, या फिर मैंने जो रेवेन्यू मिला दैट इज 70,000, सो आई कैन से दैट आई गॉट द प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। तो उस 20,000 को मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर उस 20,000 को R&D के लिए रख सकती हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, कि हाउ कैन आई इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ माई प्रोडक्ट, या फिर उसमें ऐसा कौन सा अपग्रेडेशन लाऊं जिससे मैं 70,000 के अलावा डबल प्रॉफिट अर्न कर सकूं, दैट इज 1 लाख, ठीक है। देन वी हैव अवॉइड सीजनल सेल्स फ्लक्चुएशंस। जो सीजनल सेल फ्लक्चुएशंस होती है ना, उसको भी वी कैन बैलेंस विद द एडवर्टीजमेंट। कैसा होता है ना, सीजन में कैसा होता है, प्रोडक्ट सीजनल बिकते हैं, तो उसके लिए भी मैं अगर प्रॉपर रेनी सीजन में रेनी रिलेटेड प्रोडक्ट का करूँ, विंटर्स में विंटर्स का करूँ, विंटर्स में आपने देखा होगा स्किन से रिलेटेड मॉइस्चराइजर्स या बॉडी लोशंस वगैरह के ऐड होते हैं, तो ये सारे ऐड करने से मैं क्या कर सकती हूँ, फ्लक्चुएशंस को बैलेंस कर सकती हूँ विद द यूज़ ऑफ एडवर्टीजमेंट। नाउ वी हैव फैसिलिटेट्स डिस्ट्रीब्यूशन। एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या होता है ना, वी कैन ईजिली डिस्ट्रीब्यूट आर प्रोडक्ट विद द यूज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू द टारगेट ऑडियंस एंड द कस्टमर्स। मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, एडवर्टीज़ करूँगी मेरे प्रोडक्ट को, इफ़ आई एम अ मैन्युफैक्चरर, सो आई थिंक आई शुड एडवर्टीज माई प्रोडक्ट इन द मार्केट। जब मैं प्रोडक्ट को मार्केट में एडवर्टीज़ करूँगी तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड दे विल हेल्प आउट मी टू distribute or to distribute the product to the final consumer, ठीक है। then we have facilitates promotion, ठीक है। अब facilitates promotion, ये सेकेंड पॉइंट है, ये लास्ट वाला पॉइंट है, दिस इज द लास्ट पॉइंट, ओके। फैसिलिटेट्स प्रमोशन का क्या होता है ना, एडवर्टीजमेंट की वजह से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को और प्रमोट कर सकते हैं इन द मार्केट। जैसे कि आप प्रमोशन कैसे कर सकते हो, जैसे कि प्रमोशन में वी कैन यूज़ सम टेक्निक्स लाइक सेल्स को प्रमोट करना, पैकेजिंग को कैसे रखना है, इट शुड बी अट्रैक्टिव, है ना, ये सारी चीज़ें करके हमें क्या करना है, प्रमोशन करना है। तो मैन्युफैक्चर एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रमोट कर सकता है अपने प्रोडक्ट को भी। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स दैट इज फेसिंग कंपटीशन। एडवर्टाइजिंग क्या होता है ना, इनेबल करता है मैन्युफैक्चरर को कि वो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना जो मार्केट में, उसको कॉम्पीट कर सके, है ना। अब जैसे कि आज भी अगर आप देखोगे ना कि जो कोलगेट है, ये एक ऐसा ब्रांड है जो आज तक स्टैंड करता है मार्केट में, भले से उसके, क्योंकि इसने ऑडियंस का ट्रस्ट गेन कर लिया, हमको बिलीव है उसके ऊपर, ठीक है। उसके सामने आप कितना भी अच्छा ऐड कर लो बट इसको क्रॉस नहीं कर पाओगे,
ठीक है। तो ये कंपटीशन को फेस करने में एडवर्टीजमेंट हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब कोलगेट कंपनी ने क्या किया, अभी अपने ऐड करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। कोलगेट कंपनी आज भी अपने ऐड देती है, भले कि ये एकदम फेमस ब्रांड है जो एनी हाउ पब्लिक यूज़ करती है, बट स्टिल, है ना, बट स्टिल कोलगेट अपना ऐड करता है, क्योंकि ये एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको मार्केट में स्टे करना है एंड कंपटीशन को फेस करना। ठीक है, चलिए हमने डिस्कस कर लिया बेनिफिट्स टू द मैन्युफैक्चरर्स। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर्स। अब हमें ये देखना है, अभी तक हमने मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग सोचा कि इफ़ आई एम अ मैन्युफैक्चर तो मुझे क्या क्या बेनिफिट होंगे। अब हम एज ए कंज्यूमर एज्यूम करेंगे खुद को, एंड चलो डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर होने के नाते मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ठीक है, first of all, I got the all information related to the products and services in the market. First point is information. A customer or the target audience can easily get the advertising informations from the advertising. क्योंकि कैसा होता है ना, एडवर्टीजमेंट में कंज्यूमर कैन ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन, लाइक फ्यूचर प्राइस कितना हो सकता है ना, या फिर अभी कितना प्राइस चल रहा है, एंड फीचर्स क्या है उसका, या फिर कितना क्वालिटी कितना क्वांटिटी होता है, प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। तो आप इजीली आपके गुड्स एंड सर्विसेज को चॉइस कर सकते हो एज ए कंज्यूमर, अगर मैं ऐड में ही देख के चूज़ कर लेती हूँ कि इट शुड बी सुटेबल फॉर मी। ठीक है, देन वी हैव एक्ट्स एज ए रिमाइंडर। हमने इससे पहले भी ये डिस्कस किया है कि जो कंज्यूमर्स के लिए एडवर्टीजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इट्स प्लेइंग अ रोल एज अ रिमाइंडर, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं ना एडवर्टीजमेंट। अगर आप टेलीविज़न पे देखोगे, रेडियोज़ पे भी आप वर्बली भी सुन सकते हो, बट ये क्या होता है, बार बार काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट की जाती है, एंड रिपीट करने से क्या होता है, ये एक्ट करता है एज अ रिमाइंडर। कंज्यूमर को कैसा होता है ना, जब रिक्वायरमेंट होगी उस बेस पर वो क्या कर लेगा, उस चीज़ को ऑन द स्पॉट परचेज कर लेगा। जैसे कि आप देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको दिवाली एंड जो क्रिसमस होता है उस पर बहुत ज़्यादा ऐड दिया जाता है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में उसका डिमांड बढ़ाया जा सकता है कस्टमर को रिमाइंड करके एडवर्टीजमेंट के थ्रू। जैसे कि सेलिब्रेशन, आप दिवाली में देखो सेलिब्रेशन पैक किया जाता है ना, सेलिब्रेशन पैक का बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट किया जाता है। कैडबरी डेयरी मिल्क का हो जाता है, कुछ मीठा हो जाए, मीठा है खाना, आज पहली तारीख है, क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट करके कस्टमर्स को क्या किया जाता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू रिमाइंड किया जाता है। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट एडवर्टीजमेंट्स आर एक्ट्स एज अ रिमाइंडर इन द मार्केट। ठीक है, लोवेस्ट प्रोडक्ट्स प्राइस। अब कंज्यूमर को कैसा होता है ना, जब एडवर्टीजमेंट में एज ए कंज्यूमर अगर मैं किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देख रही हूँ ना, तो मैं इजीली समझ पाऊँगी कि कौन सा प्राइस है, कौन सा प्राइस मेरे लिए सुटेबल है। ठीक है, एंड एज वेल एज क्या होता है ना, जितना इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहेगा, जितना लार्ज रहेगा ना हमारा प्रोडक्शन, उतना कम मुझे क्या मिलेगा, यूनिट का प्राइस। तो मैं मार्केट में इजीली देख सकती हूँ कि कौन सी कंपनीज ऐसी है दोज आर हैविंग लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, तो मैं उसके प्रोडक्ट को इजीली परचेस कर लूँगी, क्योंकि उसका पर यूनिट का कॉस्ट क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, देन वी हैव बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एडवर्टीजमेंट में देख के मैं खुद ही मेरे देख सकती हूँ कि कौन से, सम टाइम क्या होता है ना, हम प्रोडक्ट का डिमांड देख के भी उसको परचेस करते हैं, कंपेयर करते हैं कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, तो उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि अगर इसका डिमांड ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, तो उसके थ्रू हम बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट्स भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, देन अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इससे बढ़ता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट से क्या होता है ना, हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस हमको पता चलता है। हम जब प्रोडक्ट एंड सर्विस को ऐड देख के परचेस करते हैं और उससे सेटिस्फाई होता है, तो दोबारा हम उसी को परचेस करेंगे। सो इससे अल्टीमेटली कंज्यूमर का क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होने लगता है। ठीक है, उसके बाद है guards against substitute
एडवर्टीजमेंट है ना, हमें एज ए कंज्यूमर हमें बार बार कैसा होता है ना, वार्न करते रहता है कि कौन से चीप सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है इन द मार्केट। अगर मैं कोई प्रोडक्ट है जो 100 रुपीज़ में ख़रीद रही हूँ, बट उसी का चीप सब्सटीट्यूट मार्केट में आया है और वही चीज़ आपको 80 रुपीज़ में मिल रही है, तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा एडवर्टीजमेंट द्वारा। सो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के ये भी बेनिफिट्स हैं। इट्स गार्ड अगेंस्ट द सब्सटीट्यूट, जो भी सब्सटीट्यूट्स आएंगे उसके बारे में हमें यहाँ पे पता चलते रहेगा। ठीक है। देन वी हैव एजुकेशन टू कंज्यूमर। ठीक है, एजुकेशन टू कंज्यूमर देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एड्स हमें सिर्फ कस्टमर क्या है, ये सारे कस्टमर की एजुकेशन ही नहीं देता है। इसके अलावा कंज्यूमर कैन ऑल्सो गेट द डिटेल्स अबाउट हाउ टू हैंडल द प्रोडक्ट, हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें भी हमें पता चल जाती है। जैसे कि इन केस ऑफ ड्रग्स मटीरियल्स है, ड्रग्स रेफर्स टू द मेडिसिन्स, अब मेडिसिन्स है तो उसका आप यहाँ पर डिटेल्स देख पाओगे। देन वी हैव मॉडिफाइंग एटीट्यूड। ठीक है, एड्स हमेशा क्या करता है, चेंज करता है एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर्स टूवर्ड्स अ सर्टेन प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे क्या होता है ना, समटाइम्स ऐड कोई ऐसे प्रोडक्ट का भी दिया जाता है जो क्या होता है मार्केट में नहीं दिखाना चाहिए। लाइक विमेन से रिलेटेड कोई पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड ऐड अगर मार्केट में दिया जा रहा है तो यहाँ पे लोगों का एटीट्यूड क्या होता है कि ये नेगेटिव है, ये नहीं दिखाना चाहिए, है ना। थोड़ा जो क्लोज मेंटालिटी वाले होते हैं ये सोचेंगे कि ये ऐड नहीं दिखाना चाहिए, बट हम एज ए सोसाइटी या ओपन या फिर उसको पॉजिटिव वे में भी वी कैन रिप्रेजेंट ऑल दिस एड्स जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। तो ये एटीट्यूड्स समटाइम क्या होता है, एडवर्टीजमेंट हमारा ये एटीट्यूड भी मॉडिफाई करता है। आप जो है नॉर्मल चीज़ें, जो पर्सनल चीज़ें होती है, विमेन से रिलेटेड कोई ऐड दे रहे हैं, आप देखते हो टीवी में बहुत ज़्यादा दिखाए जाते हैं, तो वो ऐड को इन अ पॉजिटिव वे में लेने में एडवर्टीजमेंट हमें हेल्प करता है। ठीक है। देन वी हैव कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अब एडवर्टीजमेंट क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन का, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट को देख के ही बेटर क्वालिटी का गुड्स जो है परचेज कर सकते हैं गुड प्राइस के अकॉर्डिंग। सेव टाइम्स इन शॉपिंग, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि शॉपिंग करने में आपका ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा, आपको जाके प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह पूरी पूछताछ नहीं करनी होगी। आप ऐड में ही सारी डिटेल्स देख लेते हो कि प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है, कौन से स्टोर में मिल रहा है, ऑर्डर्स अभी मिल रहे हैं नहीं, अवेलेबल है या नहीं, सारी डिटेल्स। ठीक है, चलिए अभी एज ए कंज्यूमर भी हमने देख लिया, अब देखते हैं बेनिफिट्स टू द रिटेलर्स। अब आपको सोचना है कि आप क्या हो, रिटेलर हो, तो एज ए रिटेलर आपके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, अब बेनिफिट्स टू द रिटेलर्स इज क्विक सेल्स टर्नओवर। इफ़ आई एम अ रिटेलर, मतलब मेरी कोई रिटेल शॉप है, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे रिटेल शॉप्स होती है ना, जैसे कि बिग बाज़ार है, नॉर्मल जो किराना शॉप होती है वो भी आप ले सकते हो, नॉर्मल क्लोथ्स का हो गया, शूज़ का हो गया, है ना, एनी ग्रॉसरी आइटम्स का शॉप हो गया, किराना शॉप मैंने बताया, या फिर आप डी मार्ट ले लो, बिग बाज़ार ले लो, है ना। ये सारी जो शॉप है या फिर जो शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, सुपर मार्केट्स होते हैं, ये सब रिटेल शॉप है। तो रिटेल शॉप के क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है एडवर्टीजमेंट से। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या है एडवर्टीजमेंट के एज अ रिटेलर। इफ़ आई एम अ रिटेलर, सो क्विक सेल टर्नओवर। अगर मैं रिटेलर हूँ और मैं मेरी जो रिटेल शॉप है या रिटेल प्रोडक्ट्स है उसको मार्केट में एडवर्टीज़ कर रही हूँ ना, सो आई कैन ईजिली सेल्स द प्रोडक्ट एंड आई कैन ईजिली गेन द टर्नओवर। मतलब मैं ईजिली प्रोडक्ट को सेल करूँगी, मतलब एडवर्टीजमेंट के थ्रू आई कैन अवेयर द लोकल बायर्स ऑल्सो टू दी माई गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे एंड मेरा टर्नओवर क्या होगा, बढ़ेगा। देन वी हैव स्टोर इमेज। एडवर्टाइजिंग क्या करता है ना, ये स्टोर का एक गुड इमेज डेवलप करता है। ठीक है, अब जैसे कि द नेम ऑफ द रिटेल स्टोर है ना, ये जो है बताया जाता है एडवर्टीजमेंट में कि क्या रिटेल शॉप है। अब बिग बाज़ार का दिया जाता है, बिग बिलियन डेज का बताया जाता है ना, और फिर अमेज़ॉन का डी मार्ट वगैरह का आपको बताया जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, यहाँ पर स्टोर का इमेज भी बिल्डअप हो जाता है जब आप एडवर्टीज़ कर रहे हो आपकी रिटेल शॉप को। देन वी हैव
यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, दैट इज़ डिस्पोजल ऑफ ओल्ड स्टॉक। जो रिटेलर्स होते हैं ना, वो स्टॉक में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉट जो है स्टॉक्स फिल करते हैं, फिर एज पर दी कस्टमर्स ऑर्डर्स एंड डिमांड वो उसको सप्लाई करते हैं। एंड सम टाइम क्या होता है ना, उनको क्या करना पड़ता है, अपना जो हम बोल सकते हैं इनका जो जैसे जो स्टॉक होता है उसको क्या करना पड़ता है, डे बाय डे के साथ या फिर जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको अपने स्टॉक को रिन्यू करना रहता है। तो उसके लिए वो जो ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग स्टॉक होता है उसको क्या करते हैं, सेल को क्लियर करने के लिए, ओल्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए डिस्काउंट वगैरह सेट करते हैं। एंड उस डिस्काउंट को दिखाने के लिए भी वी कैन शो दी एडवर्टीजमेंट। एड में आप दिखा सकते हो कि इतना % डिस्काउंट मिलेगा, इतना %। जैसे कि आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं, अलग अलग रिटेल शॉप्स आपको मिलती है। जैसे आपको पता चला कि ट्रेंड्स में 50% अलाउ ये है, डिस्काउंट है। एसबिडा में आपको 60% डिस्काउंट है। तो स्टॉक्स क्लियरिंग के लिए भी हम डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू रिटेलर कैन शो, एंड ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है क्योंकि सेल्स एंड डिस्काउंट्स देखकर कस्टमर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, देन डेवलप लॉयल्टी। एंड एज अ रिटेलर अगर मैं अपना एक गुड स्टोर इमेज अगर मेरी बन जाती है एडवर्टीजमेंट की वजह से ना, एक हमारे स्टोर का ना इमेज बहुत ही अच्छा हो जाता है मार्केट में, जिसकी वजह से ये हम ऑटोमेटिकली क्या करता है, स्टोर की लॉयल्टी भी डेवलप करता है। जैसे क्या होता है, कस्टमर फिर रिपीट परचेज करेगा, लोगों को रेकमेंड करेगा, नेबर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। ठीक है, देन वी हैव हेल्प्स टू फेस कंपटीशन। अब रिटेलर्स को एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को फेस कर सकते हैं, मतलब अपने एडवर्टीजमेंट को अपग्रेड करके। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेक सेलिंग जॉब ईजियर। अब रिटेलर के लिए एडवर्टीजमेंट क्या करता है, उनका जो सेलिंग जॉब है ना वो बहुत ईजी कर देता है। अब आप जैसे कि देखो, आजकल अगर आप स्टोर में जाते हैं तो आप ये नहीं बोलते हैं कि आपको आपको एक प्रोडक्ट ख़रीदना है। समझे कि आपने एग्जाम्पल ले लिया, आपको हेयर स्ट्रेटनर मशीन लेनी है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि कौन कौन सी कंपनी है, सब लाइन से निकाल दो, अब आप चूज़ करके लोगे। नहीं, आपने ऑलरेडी उस कंपनी का ऐड देखा होगा एंड उसके बेस पर आप सिर्फ जाके बताओगे कि आपको फिलिप का चाहिए, वो आपको ऑन द स्पॉट फिलिप का स्ट्रेटनर मशीन लाएगा और ला के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है ना, सेलिंग जॉब है ना बहुत ही ईजी हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट की वजह से एक रिटेलर की। देन वी हैव गुड अपीयरेंस अबाउट द चेंजेस। अब गुड अपीयरेंस जैसे कि जो स्टोर होती है ना, उसका अपीयरेंस भी कैसा होना चाहिए, उसका जो अपीयरेंस होना चाहिए वो थोड़ा गुड होना चाहिए। जैसे कि जिसमें आप विंडो डिस्प्ले कर रहे हैं, बाहर में आप कोई डिस्प्ले कर रहे हैं, डमी है वो सब डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, नियॉन साइन होता है, जैसे लाइटिंग वाला साइन आपने देखा होगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में होते हैं, या फिर कहीं पे शो चल रहा है कुछ, तो नियॉन साइंस को बहुत ज़्यादा होटल्स वगैरह के बाहर भी नियॉन साइंस यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये सारे का यूज़ करके गुड अपीयरेंस होगा आपके स्टोर का, और उसको आप एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हो तो उससे भी कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। देन वी हैव increase profit. As a retailer, if I advertise my product in the market, so it will automatically help me out to increase my profit, क्योंकि जितना लोग देखेंगे उससे इन्फ्लुएंस होंगे, तो मतलब मेरा जो उतना टर्नओवर यहाँ पे जनरेट होगा एंड आई गॉट प्रॉफिट ऑल्सो। देन वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस। अब एज अ रिटेल शॉप मैंने अगर एडवर्टीज़ कर रही हूँ मेरे प्रोडक्ट का, तो मैं अपने स्टोर के बारे में भी यहाँ पे बता सकती हूँ कि हमारे ब्रांचेस और कहाँ कहाँ पर ओपन होने वाले हैं, आपकी एरिया में नियरेस्ट ब्रांच हमारी कौन सी है ना। तो यहाँ से आपको क्या होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन बता सकते हो अबाउट चेंज, मतलब आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो, आप क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हो, ऑनलाइन फैसिलिटी है, होम डिलीवरी दे रहे हो या घर बैठे पाइए। आज आप स्विगी का देख सकते हो कितना ऐड आता है कि इंडिया में कुछ 1 करोड़ लोगों ने स्विगी पे ऑर्डर किया है लॉकडाउन में भी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस दी जाती है ताकि कस्टमर या अट्रैक्ट हो सके, तो रिटेलर भी इसको एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने टारगेट ऑडियंस को बता सकता है। देन वी हैव फिक्स प्राइस, एंड इतना कंपटीशन होने की वजह से क्या कर सकता है रिटेलर, अगर एक सर्वाइवल पॉइंट पे चले जाता है मार्केट के, तो वहाँ पे दे कैन फिक्स देयर प्राइस टू। ठीक है,
आगे इसके बाद है हमारे पास बेनिफिट्स टू सेल्समैन। अब सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो किसी भी मार्केट का जो प्रोडक्ट होता है, जो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट होता है, उसको क्या करते हैं, सेल्स करते हैं। ठीक है, तो वो डोर टू डोर हो सकता है, ग्रुप में हो सकता है ना, इंडिविजुअली हो सकता है। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट की वजह से क्या बेनिफिट्स होते हैं सेल्समैन को। अब हमें ये सोचना है कि आप सेल्समैन हो, सेल्स पर्सन हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो किसी पर्टिकुलर कंपनी के, तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा अगर आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका मार्केट में ऐड दिखाया जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट है मेक सेलिंग ईजी। इससे क्या होता है, आपका सेल्स जो है बहुत ईजी हो जाता है। मतलब एज अ सेल पर्सन और सेल्स एग्जीक्यूटिव, अब जैसे कि रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है या LIC है या फिर ICICI का एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, तो वहाँ पे सेल्समैन या सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, आपके घर पे विजिट करेगा। तो आप पूरा नहीं, ओरिजिन नहीं पूछते बैठोगे कि ICICI कब स्टार्ट हुआ, अब कितना डालना है, कितना पे करना है, कब तक रख सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है, नॉमिनी रख सकते हैं यानी क्या क्या मिलेगा बेनिफिट्स। ठीक है, तो या फिर ये सारी डिटेल्स आप नहीं पूछोगे, आप डायरेक्टली पूछोगे व्हाट इज द प्रोसीजर टू ओपन एन अकाउंट इन ICICI बैंक। आपको सब पता है कि अकाउंट ओपनिंग इतना है, इतना अकाउंट बैलेंस करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको जो करना है आप अमाउंट डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, सेल्समैन को जो है प्रोडक्ट को सेल करना बहुत ही ईजी हो जाता है। देन वी हैव हेल्प्स टू बुक मोर ऑर्डर्स। अगर मैं सेल्समैन हूँ, ठीक है, एंड अगर आप मेरे प्रोडक्ट का ऐड देख रहे हो, जैसे स्विगी का ऐड आप देखते रहते हो कि इतने लोगों ने ऑर्डर किया, अब मैंने भी यहाँ पे ऑर्डर किया, तो ये हेल्प करता है क्योंकि मैंने देखा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। एंड मैं अगर आप सेल्समैन हो तो यहाँ पे इजीली आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे अगर आपका ऐड जो दिखाई दे रहा है टीवी में। ठीक है, सेल्स ऑफ नॉन एडवर्टाइज ब्रांड टू। अब जैसे कि फिर से हम ICICI बैंक के सेल्समैन का एग्जांपल लेते हैं। उसने ICICI का प्रोडक्ट आपको बेचने के लिए आया एंड आपको बेच दिया। बट सेल्समैनशिप अगर ICICI का आपने देखा है कि LIC का आप देखते हो ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, तो ये एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है लोगों के माइंड में। तो अगर कोई ICICI का या फिर LIC का कोई बंदा जा रहा है आपके घर पे, लेकिन वो LIC की पॉलिसी बेचने जा रहा है, लेकिन वो साथ ही साथ में आपको डिमैट अकाउंट भी ओपन करा के देख सकता है, शेयर मार्केट में भी अकाउंट ओपन करके, मतलब दूसरा जो नॉन एडवर्टाइज ब्रांड है वो भी बेच सकता है क्योंकि आपको LIC या ICICI के बंदे पे ट्रस्ट है। ठीक है, देन वी हैव सेंस ऑफ प्राइस। ठीक है, सेंस ऑफ प्राइस क्या होता है, सेल्समैन क्या करते हैं, वो एडवर्टाइजिंग की वजह से जो रेप्यूटेड ब्रांड है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे प्राइस में कोई भी बार्गेनिंग के लिए आपसे नहीं पूछेगा। नो वन विल बार्गेन विथ यू, दे इजीली रेडी विथ योर प्राइस। ठीक है, देन वी हैव रिस्पेक्ट। अब सेल्समैन को एक अलग रिस्पेक्ट भी मिलेगी अगर मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट हो रहा है मार्केट में। आपके घरों पर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स आते हैं जो एक कोई प्रोडक्ट लाते हैं, बट अगर आप देखो उनको एंटरटेन भी नहीं करते क्योंकि उन्होंने उनका ऐड आपने देखा ही नहीं। हाँ, अगर आपने ऐड देखा होता और फिर उसका बंदा कोई आता तो आप क्या करते, ज़रूर उसे क्या करते, एंटरटेन करते। बायर्स फीडबैक। सेल्समैन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट का आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हो ना, उसका इंस्टेंट एंड फर्स्ट फीडबैक सेल्स एग्जीक्यूटिव कैन गेट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लास्ट बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। अब एडवर्टीजमेंट की वजह से अगर कोई प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया और अगर उसको मैं मार्केट में एडवर्टीज़ कर रही हूँ तो सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। आज देखो लोग बहुत ही ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होते जा रहे हैं। आप अगर जैसे कि आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो ये ब्रांड है, आप ज़ारा या एस्बिटा पर्स यूज़ कर रहे हो तो ये ब्रांड है, आप शूज़ बाटा का यूज़ कर रहे हो, इट्स ब्रांड। ठीक है, आप क्लोथ्स वगैरह खरीद रहे हो, डीकैथलॉन मॉल वगैरह में जाके शॉपिंग कर रहे हो, तो ब्रांड्स के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते जा रहे हैं। सो ये सब एड से आप इन्फ्लुएंस होते हो एंड ये ऑटोमेटिकली आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा जब कोई पर्सन, जैसे कि समझो कि कोई एक पर्टिकुलर फर्म है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो एक बंदे को सैलरी यानी कि इनकम मिलेगी। जब उसकी इनकम अच्छी होगी तो वह इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस करेगा। सो ऑटोमेटिकली इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ। फाइनेंस, मास मीडिया,
आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू न्यूज़पेपर में ऐड करने वाले या फिर टेलीविज़न पे ऐड हो रहा है, जो मीडिया है ना, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, उनको भी यहाँ पे फाइनेंस मिलता है, जिसमें न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और मैगज़ीन वगैरह आप ले सकते हो। प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, सम एड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप एंटरटेन होते हो, जैसे डेयरी मिल्क का हो गया है ना, कुछ मीठा हो जाए, जैसे अभी मैंने बताया मीठा है खाना आज 1 तारीख, तो कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो आपको देखकर ही बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे आप एंटरटेन होती है सोसाइटी, तो ये बेनिफिट्स है। देन वी हैव सेकंड लास्ट पॉइंट, दैट इज़ पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं जो पब्लिक सर्विस के लिए होते हैं, जैसे चाइल्ड केयर से रिलेटेड, वेलफेयर के रिलेटेड, है ना, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड पॉल्यूशन के रिलेटेड। अब जैसे कि आप देखो टोबैको केसेस, कैंसर, टोबैको कैन किल द पीपल, ये सारे एड्स जो दिखाए जाते हैं, ये बेनिफिट्स होती है एड सोसाइटी के लिए होते हैं। देन वी हैव प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। अब ऑटोमेटिकली एडवर्टीजमेंट क्या करता है, जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, है ना। आप एम्प्लॉयमेंट में देखोगे तो ये पूरी एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो पूरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है, जिसमें पीपल का ग्रुप होता है, क्रिएटिव टीम का, तो वहाँ पे लोगों को जिसमें टाइप और फिर जो प्रोडक्शन फर्म होता है एडवर्टीजमेंट का, तो यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, तो इन सभी को क्या होता है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ से आपकी जनरेट होती है, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड लास्ट पॉइंट ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ एडवर्टीजमेंट. So I think in our next video we can complete the first module of advertising. So do you people have any doubts and difficulties, so you can make a comment on my YouTube channel and subscribe to my YouTube channel for more videos. Thank you.